Okay, so starting a new poem here today in first year English. That's poem number 4 on page number 2201. And the name of poem is Good Timber, means अच्छी लकड़ी. This is a motivational poem, an inspirational poem. In the last class we already discussed a motivational poem that was Don't Quit. और आज भी we are going to discuss another motivational poem that's called Good Timber, अच्छी लकड़ी. गुड तो अच्छी हो गई, एडजेक्टिव है. टिम्बर किसे कहते हैं? टिम्बर लकड़ी को कहते हैं. लकड़ी तो वुड भी है, लेकिन वो लकड़ी जिसको हम फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, डेस्क, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, इनको कहते हैं टिम्बर. द गुड टिम्बर, अच्छी लकड़ी, मतलब वो लकड़ी जो कि फर्नीचर को बनाने में इस्तेमाल किया जाए, ड्रेसिंग टेबल, डेस्क, चेयर, ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाए. गुड टिम्बर. दिस इज़ अ पोम विच इज़ रिटन इन राइमिंग कपलेट्स. इस पोम को राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है. राइमिंग कपलेट्स आपको इससे पहले भी मैंने बताया, एंड के जो वर्ड्स हैं वो सेम आ रहे होंगे. इसके अंदर आपको काफिया मिलेगा. एंड के वर्ड्स सेम साउंड के, हर दो लाइन जो है ना उसके सेम साउंड आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे. अगर आप पेज नंबर 201 में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं एंड के वर्ड्स फाइट, लाइट, प्लेन, रेन, किंग, थिंग, टॉयल, सॉइल, शेयर, एयर, मैन, बिगेन, सेम आ रहे. तो अगर किसी नज़म के अंदर इफ़ इन एनी पोम द एंडिंग वर्ड्स आर साउंडिंग सेम, अगर साउंड सेम आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो नज़म राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है. और अगर नहीं आ रहा तो वो ब्लैंक वर्ड्स से फिर हो. तो ये दिस पोम इज़ नॉट अ ब्लैंक वर्ड्स, इट इज़ अ राइमिंग कपलेट. तो ये मैंने टेक्निकल इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी नज़म के बारे में. ये MCQs में आपसे पूछ सकते हैं. तो राइमिंग कपलेट्स में ये पोम लिखी गई है गुड टिम्बर. एक मोटिवेशनल पोम है, लिखने वाले हैं डगलस मैलक. दिस इज़ डगलस, जो फर्स्ट नेम है डगलस मैलक. इसको मैलक पढ़ेंगे. तो डगलस मैलक ने इसको लिखा है. डगलस मैलक वॉज एन अमेरिकन पोइट, अमेरिकी शायर हैं, अमेरिका में पैदा हुए थे. इसी शायर को हम लंबरमैन्स पोइट भी कहते हैं. लंबरमैन के मतलब होते हैं वुड कटर, लकड़हारा, लकड़ियाँ काटने वाला. क्योंकि जब ये नज़म लिखते थे तो अपने पोइट्रीज़ के अंदर अक्सर लकड़हारों का, फॉरेस्ट का, जंगलात का तस्करा किया करते थे. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज लंबरमैन्स पोइट, लकड़हारों का शायर. ये ख़ुद कोई लकड़हारे नहीं थे. ही वॉज नॉट हिमसेल्फ अ वुड कटर, बट ही रोट अबाउट लंबरमैन्स और वुड कटर्स. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज अ लंबरमैन पोइट. तो MCQs में अगर आपसे पेपर में पूछें कि हु इज़ लंबरमैन्स पोइट, तो हम कहते हैं डगलस मैलक. ये इसका आंसर होगा. ठीक है. तो ये पोइट की लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी जो आपको याद रखनी है डगलस मैलक के बारे में. सेंट्रल आइडिया क्या है इस नज़म का? व्हाट इज़ द थीम, व्हाट्स द मैसेज? लाइफ ग्रोस व्हेन अ पर्सन कम्स आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन. ज़िंदगी इंसान की तब ग्रो होती है, ज़िंदगी आपकी उस वक्त परवान चढ़ती है जब इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है. ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सबके समझने के लिए है. ठीक है. देखो एक जोन है हमारे पास, मैंने यहाँ सर्किल एक ड्रॉ किया है, डायग्राम से समझा रहा हूँ. ये एक जोन है, इस ये एक पूरा जोन, ये सर्किल के अंदर का जोन है, कंफर्ट जोन कहलाता है. और सर्किल से बाहर जो जोन है उसको हम लोग कहते हैं कंफर्टलेस जोन. एक इसमें आराम नहीं है, इसमें आराम है, सुकून है, इसमें बेचैनी है, इसमें राहत नहीं है. जब तक इंसान कंफर्ट जोन में रहता है वो फेलियर रहता है, वो नाकाम होता है. और जब इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है कंफर्टलेस जोन में, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है. ये एक बात है जो हर स्टूडेंट को समझना है. एवरी स्टूडेंट शुड नो दिस फैक्ट कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते. कोई इंसान दुनिया का कामयाबी हासिल नहीं कर सकता. जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तब उसको कामयाबी हासिल होती है. दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, दुनिया के अमीर तरीन लोग बने, कोई भी हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, ये सारे लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनको शुमार हुआ. अगर आप ये सोचते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर मुझे कामयाबी मिल जाएगी तो ये आपकी भूल है. इस नज़म के मुताबिक आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा. अब ये यकीनन आप बाहर निकलते हैं. यू द स्टूडेंट्स ऑफ औरंगी टाउन, आप इससे बाहर निकलते हैं क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास कम वसाइल हैं. उसके बावजूद आप क्या करते हैं? कामयाब होते हैं. कराची के जितने बेहतरीन कॉलेजेस हैं, लास्ट टाइम भी बात चल रही थी, PCHS, सेंट लॉरेंस, खातून पाकिस्तान, तो तमाम के अंदर आपको
औरंगी टाउन के स्टूडेंट्स की तादाद बड़ी तादाद में मिलेगी। कल भी यह बात मैं कर रहा था। क्यों? चूँकि यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और वो कर दिखाते हैं जो एक दूसरा इंसान नहीं कर पाता, दूसरे लोग कराची के नहीं कर पाते, आप कर लेते हो। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे बड़ी तादाद अगर आप देखोगे तो औरंगी टाउन से बच्चों की जाती है, जबकि औरंगी में तो वसाइल ही नहीं है, स्कूल नहीं है अच्छे, इदारे नहीं है ठीक, लेकिन हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सबसे अच्छी परसेंटेजेस बनाते हैं। रीज़न क्या है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। लेट्स से कि मिसाल के तौर पे कंफर्ट जोन क्या है कि संडे का दिन है, इतवार का दिन है, ये फैमिली टाइम होता है, या आप घर पे रहते हैं, इसमें आप क्रिकेट खेलते हैं, जो भी काम है, या दोस्तों से मिलते हैं, मेहमानों के साथ जाते हैं, पिकनिक एंजॉय करते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं आप उस संडे के दिन। आप उसको छोड़कर आप क्लासरूम में बैठे हो, उस वक्त आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन से आप बाहर आए हो ना, कंफर्टलेस जोन में आ गए हो। इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, इट विल गिव यू सक्सेस, है ना। इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, शायद आपको यकीनन सी बात है कि गर्मी लग रही होगी, यू विल फील हॉटर। घर में इतनी गर्मी नहीं लग रही होगी, क्लासरूम में लग रही होगी, है ना भाई, पसीने आ रहे होंगे। आप कंफर्ट जोन से बाहर हो, लेकिन इसी कंफर्ट जोन से बाहर आने पर आपको कामयाबी मिलेगी, यू विल बी सक्सेसफुल। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो इस चीज़ को? इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो वेन एवर अ पर्सन कम्स आउट ऑफ कंफर्टलेस जोन देन ही विल बिकम सक्सेसफुल, है ना। इसी औरंगी टाउन के अंदर जो मैं टीच करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें आज अल्लाह के करम से 100 के सब्सक्राइबर मैंने हिट किए। औरंगी टाउन में आई एम द फर्स्ट पर्सन विच इज़ डूइंग दिस थिंग। दिस इज़ हाउ। ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं कंफर्ट जोन से बाहर था। औरंगी से बाहर ये नहीं कर पाए टीचर्स, लेकिन मैं औरंगी में रहकर ये कर लिया, क्योंकि हमने एक कमरे से स्टार्ट लिया कोचिंग सेंटर को, फिर उससे आगे बढ़े, बहुत चीज़ें झेली, और आज जाहिर सी बात है कि हम डिफरेंट कैंपसेस बनाए हमने और आगे गए। तो हर इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ उसको मिलता है। अगर आप सोचते हैं मैं घर पे रहूं, सुकून से रहूं, आराम से बैठूं, एयर कंडीशनर रूम के अंदर रहूं, तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। समझ गए थीम क्या है इसका? कि लाइफ ग्रोज व्हेन अ पर्सन कम्स आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अब जैसे मैंने अल्लामा इकबाल की एक नज़म, एक शेर भी लिखा इस पर, बड़ी मशहूर है, वेरी फेमस वर्ड्स ऑफ अल्लामा इकबाल। तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तंदिए बादे मुखालिफ, तंदी मतलब होता है ज़ोर, स्ट्रेंथ। बादे मुखालिफ, बाद के मतलब होते हैं दैट इज़ एयर या हवा, और मुखालिफ का मतलब होता है अपोजिट। तंदिए बादे मुखालिफ, एक ऐसी तेज़ हवा जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। तो तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब। उकाब फैल्कन को कहते हैं, फैल्कन इज़ एक्चुअली अ बर्ड। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब एक फैल्कन इस तरह से मूव कर रहा होता है, इस तरह आगे जा रहा होता है, तो अगर अब हवा अगर उल्टी तरफ चलनी शुरू हो जाए ना, तो उसकी स्पीड रुक जाती है। ये तंदिए बादी मुखालिफ है कि इस तरह से फैल्कन आ रहे, उकाब परिंदा उड़ रहा है और यहाँ से हवा चल रही है। तो लेकिन अब यही हवा ना, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट कर देगा ना, तो उल्टी सिम की हवा क्या कर देती है? ऊँचा कर देती है। जब रिवर्स हवा चल रही होती है ना, तो परिंदे ऊँचा उड़ रहे होते हैं उसमें। फिर तो मुखालिफ से जो हवा आ रही है ना, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। जब तक इंसान के ऊपर गम नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान ऊपर नहीं जा सकेगा। फुटबॉल का मैच आपने देखा होगा, जब तक फुटबॉल के बॉल को किक नहीं किया जाता, जितना ज़्यादा किक लगता है फुटबॉल के बॉल को, उसके बाद फाइनली वो गोल के अंदर जाता है। जितनी किक लगेगी उतना ज़्यादा वो गोल की तरफ जाएगा। अगर किक नहीं लगेगी तो गोल भी नहीं होगा। किक्स आर नेसेसरी इन योर लाइफ। किक्स क्या है भाई? इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, हार्डशिप्स। तो बहुत एक मोटिवेशनल पोम है जो आज हम डिस्कस करने वाले, बहुत कुछ सीखोगे, है ना, और कुछ मोटिवेट होकर क्लासरूम से निकलोगे जब बाहर जाओगे तो। ठीक है, जब अगर कोई पोम आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला रही ना, तो फिर वो आप पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को। अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, सिर्फ पास करने के लिए, नंबर लाने की नीयत से पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, कुछ सीख कर जाना असल में मकसद है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट, अच्छा, पोम को स्टार्ट करने से पहले एक और स्टोरी मैं आपसे डील करूँगा, इससे भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये दो लोगों की कहानी है। एक शख्स जो था, एक बूढ़ा शख्स था, रिटायर्ड अफसर था, और एक था एक जवान शख्स था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर क्या किया, बच्चों के एक कंपटीशन किया, एक शर्त लगाया क्या है, दोनों मिलकर दोनों आपस में पड़ोस में रहते थे, नेबर्स थे। दोनों ने शर्त लगाया कि हम दोनों एक बाग लगाते हैं, हम दोनों पौधे उगाते हैं। 4 महीने के बाद जिसका पौधा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, जिसके बाग सबसे खूबसूरत लगेगा, वो जीत जाएगा। तो उन्होंने ठान ली भाई, स्टार्ट किया। अब जो बूढ़ा शख्स था, वो उसने बीज वगैरह बो दिया, और जो वो
पौधों की देखभाल इतनी नहीं करता था, वो बस सुबह और शाम थोड़ा सा पानी पौधों को दे दिया करता था और पानी नहीं डाला करता था। लेकिन यही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो थोड़ा सा मतलब जदीद दौर का बंदा था, उसने पौधे वगैरह लगाए, उसके बाद उसने ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया मतलब पानी देने का, कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम से बना दिया हुआ कि हर 10 मिनट के बाद खुद ब खुद पानी का शावर हो जाता था, किसी कंप्यूटर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया था ताकि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो फले फूले। आखिरकार टाइम गुजरने लग गया, कुछ दिनों बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, उसके बहुत ज़्यादा पौधे उगने शुरू हो गए उसके पास, और बहुत घने और बहुत खूबसूरत सा बाग उसने बना लिया। लेकिन जो ज़ाहिर से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, कुछ ही उसके पास पौधे थे, ज़्यादा पौधे नहीं उग पाए, पानी वो कम दिया करता था। 4 महीना जब पूरा होने वाला था तो एक रात पहले तेज़ आंधी चली, तूफ़ान आया, रात भर तूफ़ान आया। सुबह जब उठें चेक करने के लिए अपने बाग पे आए, देखते हैं किसका बाग प्यारा है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, उसके सारे पौधे उखड़ चुके थे, A to Z सारे पौधे उखड़ कर उधर बिखरे हुए थे, एक पौधा भी ज़मीन में नहीं टिका हुआ था। जबकि जो बूढ़ा जो था शख्स, जो रिटायर्ड अफसर था, उसके कुछ गिनती के पौधे वो अपनी जगह पर डटे हुए थे। तो इस तरह से जीत किसको हो गई? रिटायर्ड अफसर को जीत हो गई, बूढ़े इंसान को जीत हो गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पूछा कि मैं तो उसको हर 10 मिनट बाद पानी देता था, सुबह शाम, हर वक्त पानी देता था, हर 10-10 मिनट में, आप सिर्फ सुबह और शाम को थोड़ा सा दे देते, मेरा पौधा क्यों उखड़ गया, आपके क्यों टिका रहा? तो बूढ़े इंसान ने बताया कि मैं इसको कम पानी देता था, इसलिए कम पानी देता ताकि इसके जो जड़ हैं, इसके जो रूट्स हैं, वो पानी की तलाश में आगे तक बढ़ें, पानी की तलाश में आगे तक बढ़ें। जब रूट्स आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, तो दरख्त होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब वो क्या करता था, पानी सामने ही हर 10 मिनट बाद डाल देता था, तो दरख्तों के जड़ आगे बढ़ते ही नहीं थे, तो स्ट्रेंथ नहीं आती थी, तो हल्की सी हवा चली, सब उखड़ गए। जबकि उस शख्स की, चूँकि ज़ाहिर बात है थोड़े से पौधे थे, लेकिन वो सारे के सारे अपने ज़मीन पर टिके रहे। क्यों? चूँकि उसने हवाओं को झेल लिया, चूँकि उसके जड़ ज़्यादा मजबूत हो गए थे। यही चीज़ है कि सिंपल सी बात है कि एक पौधा जिसको कम इनसफिशेंट चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो मजबूत हो रहा है, और दूसरा पौधा जिसको हर कुछ सामने मिल जा रहा है, तसले में सजा के, वो मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे औरंगी टाउन के स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, चूँकि अनसफिशेंट चीज़ें हैं, वो हमें मिलती हैं, लेकिन हम उसी से स्ट्रॉन्ग होते हैं। वही चीज़ें हमें ताकतवर बनाती हैं, दूसरों से बेहतर बना देती हैं। सिंपल सी बात है ना, ये चीज़ आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि अगर आप टीचर हर चीज़ आपको तसले में सजा कर देना शुरू कर देना, इंपॉर्टेंट भी निकाल कर दें, क्वेश्चन आंसर भी बताएं, आपको MCQs भी बताएं, आपको सब बताएं, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और घर बैठ कर जब आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे ना, टीचर आपको थोड़ा सा देंगे, हल्का सा आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और घर पे आप खुद पढ़ रहे होंगे ना, तो वो चीज़ आपके काम आएगी। समझ गए? तो ये हर जगह पर इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं, जो इस्लामी दरख्तों के लिए वो इंसानों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से गुड टिम्बर के अंदर दरख्तों के एग्जाम्पल को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसानों पर। मोटिवेशनल पोम, समझ में आ रही है बात यहाँ तक क्या बता रहा हूँ? ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, बट स्टूड आउट in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king but lived and died a scrubby thing. The tree that never had to fight for sun and sky and air and lights, वो दरख्त जिसको कभी लड़ना नहीं पड़ा, सूरज के लिए और आसमान के लिए और हवा के लिए और रोशनी के लिए। वो दरख्त जिसको ये चीज़ें आराम से मिल गई, उसके लिए उसने फाइट नहीं किया। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और एक मैदानी इलाके में एक दरख्त अकेला लगा हुआ था, और जब बारिश होती थी तो बारिश से वो शेयर ऑफ रेन, वो बारिश से जितनी भी पानी होता था वो उसको पूरी तरह से ले लेता था, क्योंकि आसपास को दरख्त नहीं थे, वो सारे बारिश के पानी का वो सोंख लेता था। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन पाता, लेकिन वो जीता है और मरता है एक मामूली से गैर अहम चीज़ की तरह। कैसा दरख्त जो मैदान में अकेले खड़ा होता है, उसको सूरज की रोशनी, पानी, सब कुछ उसको मिल रहा होता है, वो दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं पा पाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, और वो ज़िंदा होता है और मर जाता है एक मामूली सी चीज़ की तरह जिसकी अहमियत कोई नहीं होती। तो ट्रीज़ की एग्जाम्पल दे रहे थे कि जंगल में भी, मतलब अगर दरख्तों में भी अगर वो दरख्त फाइट नहीं कर रहा ना, तो वो वीक है, वो हल्की सी हवा से उड़ जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अब सेकंड स्टैंजा में ये इंसानों के लिए बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल,
who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man but lived and died as he began. वो शख्स जिसको कभी मुशक्कत नहीं करना पड़ा, जिसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, to gain and farm his patch of soil, अपने ज़मीन के टुकड़े पर खेती करने के लिए, उससे कुछ हासिल करने के लिए। ऐसा शख्स जिसको, एक ऐसा शख्स की मिसाल ले रहे हैं जिसने कभी मेहनत नहीं की ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, उसको तसले में सजा के हर चीज़ें मिल गई, वो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ अमीर घराने में। Who never had to win his share of sun and sky and light and air, जिसने कभी नहीं जीता अपने हिस्से को of sun and sky and light and air, सूरज और आसमान और रोशनी और हवा, जिसने कभी विन नहीं किया, जिसको कभी कंपटीशन में नहीं किया, बल्कि उसको हर चीज़ तसले में सजा कर मिल गई। ऐसा शख्स जिसको लड़ना नहीं पड़ा, जिसको कंपटीशन में नहीं आना पड़ा। अब देखो, कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, कोई भी कराची की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख, फीस है 4 लाख रुपए दे दो, एडमिशन मिल जाएगा। आपने फाइट नहीं किया, आपने विन नहीं किया उसको, वो तो आपने पैसों से ख़रीद लिया। अब्बू के पास पैसे थे, बेटे को पैसा दिया, बेटे ने फीस जमा करा दिया। हमारे टाउन में बच्चे ऐसा नहीं करते। हमारे स्टूडेंट जाते हैं एनईडी में, डाउ में, जेएसएमयू में, कराची यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और बहुत टफ कंपटीशन होता है। एनईडी के अंदर अभी 91.5% पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई है, 91.5 पर, तो इतनी हाई परसेंटेज पर। तो लेकिन हमारे बच्चे इसको भी सिक्योर करते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वो छीनते हैं, वो जीतते हैं। एक कंपटीशन होता है हज़ारों बच्चों का, उनके साथ क्या करते हैं, वो कम्पीट करके आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट में चूँकि अफोर्ड ही नहीं कर पाते, मिडिल क्लास फैमिली रहती हैं औरंगी टाउन के अंदर, तो वो हर कोई बच्चा प्राइवेट पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या करता है, वो कंपटीशन में उतरता है और जीतता है सीट को। सही बात है ना भाई, गिनती की सीटें होती हैं, बताया ना भाई, प्री इंजीनियरिंग के अंदर, प्री मेडिकल के अंदर 50,000 बच्चे प्री मेडिकल में इनरोल होते हैं, और डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस की सिर्फ 230 सीट्स हैं। कहाँ 50,000 बच्चे इंटरमीडिएट में आए हैं, आप जैसे 50,000 और बच्चे होंगे कराची के डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में बैठे हुए, और सिर्फ 230 सीट है डाउ के अंदर। तो 230 बच्चों को छीनना पड़ेगा ना, उसको विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। कंपटीशन है, हर को सीट नहीं मिलेगी, ये आप भी जानते हैं। नहीं पता है तो फिर आप कैसे इंटर आपने ले लिया मेडिकल, पता होना चाहिए था ना आपको ये कंपटीशन। तो हमारे स्टूडेंट जीत भी लेते हैं इस चीज़ को। तो ऐसा इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है आगे जाकर, जो हर चीज़ कंपटीशन से आ जाता है। ये नहीं कि बस पैसे थे, फीस जमा करा दी और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, नहीं। नेवर बिकेम अ मैनली मैन बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। कभी नहीं बनता वो एक मैनली मैन, मर्दाना मर्द। इसको समझाऊंगा मैं इस वर्ड को। मैनली मैन जैसे यहाँ पर मर्दाना आदमी, इससे मुराद मैंने लिखा है। मैनली मर्दाना और मैन आदमी, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन के लास्ट क्लास में बताया था आपको, सेम साउंड वाले वर्ड्स लास्ट की 10 मिनट मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी में से। मैनली मैन, एक जैसा वर्ड सारे, मैनली मैन, ये एक एलिट्रेशन है, सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं। तो वो कभी नहीं बनता मैनली मैन बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। लेकिन जैसे ज़िंदा जीता है वैसे ही वो मर जाता है, जैसे ज़िंदा रहता है वैसे ही मर जाता है। तो मर्दाना मर्द से क्या मुराद है? जैसे कि मर्द की खसूसियत ये है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने पाँव पे खड़ा होता है, वो किसी के सहारे भी नहीं चलता है। मैनली मैन में यहाँ अपोजिट किसको कह रहे हैं? ममीज़ बॉय को यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं ममीज़ बॉय, उसमें क्या होता है, वो बस अम्मी के अब्बू के सहारे पर होते हैं। कॉलेज भी अम्मी छोड़ने के लिए जा रही हैं, फिर 1:30 बजे तक रुक रही हैं, अम्मी लेकर आ रही हैं कॉलेज से। होते हैं ऐसे बच्चे, बर्गर सब जो भी हम उसको कह सकते हैं, वॉट एवर, लेकिन ऐसे होते हैं। उनको हम मैनली मैन नहीं कहेंगे, उनमें खसलत नहीं है ना, ये डिफरेंट है। तो नेवर बिकेम अ मैनली मैन, ये तो शायर कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना, मेरे अल्फाज थोड़ी ना है, लिखा हुआ है, आप देख लो। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, ऐसा इंसान कभी सच्चा पक्का मर्द नहीं बनता। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, लेकिन जैसे जीता है वैसे ही मर जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है। जब तक बाप का सहारा है तब तक तो है, जहाँ बाप का सहारा हटा वो भी ख़त्म। ऐसे ही बनता है ना फिर ये, जैसे जीता है वैसे ही मर जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रगल करने वाला इंसान, एक इंसान जो हर तरह की मुश्किलात से लड़ता है, वो अकेले भी सर्वाइव करता है हर तरह से, हर तरह से। ये फीमेल्स के लिए भी हम कह सकते हैं इसको। फीमेल्स के लिए भी ऐसे होना चाहिए कि आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आगे जाकर आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि इंडिपेंडेंट रहो, ये चीज़ आपके अंदर हो। तो नेवर बिकेम अ मैनली मैन बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, कभी नहीं बनता वो एक मर्दाना मर्द, लेकिन वो जीता है और मरता है एक जैसा, उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं होता।
समझ में आ गया स्टैंजा? ये इंसानों से कंपेयर कर रहे हैं गुड टिम्बर के अंदर। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विथ ईज। वो कहते हैं ना कि एक लाइन कहते हैं कि इफ गॉड गिव्स यू लेमन देन मेक इट अ लेमोनेड। अगर खुदा अगर आपकी किस्मत में लीमू लिखे हैं, लेमन है, तो आप उस लेमन से लेमोनेड बना लें। मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी को आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देगा, आपको कुछ सिखा जाएगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बुक आपकी चेंज हो गई इस साल, आप बोलोगे सर हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई, बट दिस इज़ अ गुड टिम्बर फॉर यू। ये आपके लिए क्या करेगा? ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बाकियों से बेहतर बनाएगा। ये आपको हर एक हार्डशिप को आप समझें कि ये आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, एक तजुर्बा दे रहा है, दूसरों से बेहतर बना रहा है ना। कभी भी अफसोस ना वो ना करें कि डिस्करेज ना हो जाएं, कि हिम्मत ना हारे। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विथ ईज, द स्ट्रॉन्गर वाइन द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। अच्छी लकड़ी आराम से नहीं पैदा होती, अच्छी लकड़ियाँ जंगल में इतने आराम से पैदा नहीं हो सकती। द स्ट्रॉन्गर वाइन द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। जितनी तेज़ हवा होती है उतना मजबूत दरख्त होता है, जितनी तेज़ हवाएं चलती हैं दरख्त में उतनी ही मजबूती आती है। द स्ट्रॉन्गर वाइन द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। डबल कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ रहे हैं, दोनों से पहले दा लगाया, आर्टिकल का रूल है। द स्ट्रॉन्गर वाइन द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ। जितना ऊंचा आसमान होता है उतनी ऊंची उनकी लंबाई होती है। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा तूफान आते हैं उतनी ज़्यादा ताकत और कुव्वत वो इस्टेब्लिश करता है एक दरख्त जंगल के अंदर। बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो। गर्मी में और सर्दी में, बारिश में और बर्फबारी में, दरख्तों और इंसानों दोनों में गुड टिम्बर्स पैदा होते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है सन एंड कोल्ड, गर्मी और सर्दी। ये ऑक्सीमोरॉन है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो गर्मी और सर्दी में, बारिश और बर्फबारी में, अच्छे बुरे, खुशियां और गम जब इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, तो जानवर, तो इंसानों में भी और दरख्तों में भी गुड टिम्बर्स ग्रो। अच्छी खसूसियात इस्टेब्लिश होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। ये चीज़ आप दरख्त के लिए भी लगा सकते हैं, यही थ्योरी आप इंसान के लिए भी लगा सकते हैं। ये खुशियाँ, ये गम, ये हार्डशिप्स, ये सब लाइफ का पार्ट है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। लास्ट स्टैंजा। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ। जहाँ पर जंगल में हरा भरा होता है, जहाँ पर जंगल घना होता है, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जहाँ पर जंगल में घने दरख्त होते हैं बहुत सारी तादाद में, वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ। पैट्रियार्क्स कहते हैं सरपरस्त, रहनुमा, सरपरस्त, लीडर। पैट्रियार्क वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, पैट्रियार्क, सरपरस्त। हम इन दोनों में सरपरस्त पाएंगे, हम इन दोनों के सरपरस्त हम वहाँ पर पाएंगे। देखो समझो इस दो लाइन को, थोड़े मुश्किल लाइन है। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जहाँ पर जंगल घना होता है वहीं पर हमें गुड टिम्बर्स मिलते हैं, वहीं पर हमें मजबूत लोग मिलेंगे और वहीं पर हमें मजबूत दरख्त मिलेंगे। देखो बच्चे, अगर एक प्लेन, एक मैदान है, वहाँ अकेला एक दरख्त खड़ा है, उसके लिए तो कंपटीशन नहीं है, वो तो हरा भरा रहेगा, सारा पानी गिरेगा, वो पानी जज़्ब कर लेगा, उसके लिए तो कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर एक दरख्त किसी घने जंगल के अंदर है, अब आसपास 100 दरख्त हैं, अब जब सूरज की रोशनी पड़ेगी उस पर थोड़ी कम पड़ रही होगी, हवा चल रही होगी तो उस पर नहीं लग रही होगी, पानी जब गिर रहा होगा तो सारे दरख्त पानी को खींच रहे होंगे अपनी तरफ, है ना भाई। अब वहाँ पर जो दरख्त विन करेगा ना, वो जंगल का बादशाह होगा। वहाँ पर हमें मिलेंगे गुड टिम्बर्स। घने जंगलात से ही आपको अच्छे जो है ना, वो अच्छे जो है वो लकड़ियाँ मिलती हैं, गुड टिम्बर्स मिलते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसी है, क्लासरूम के अंदर अगर 2 बच्चे बैठे हुए हैं तो इंसान तो जज नहीं कर पाएगा अपने आप को कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना, मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी, मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर 40 बच्चे, 30 बच्चे क्लास में आकर बैठ जाएँ, अब आप कंपटीशन में आ गए ना, अब अपने आप को आप चेक कर सकते हैं। अकेले अगर एक बच्चा, एक ही क्लास में बच्चा, वही फर्स्ट आएगा, सिंपल सी बात है, वो 30 में से 10 नंबर भी लाएगा तो वही फर्स्ट है। लेकिन अगर 50 बच्चे बैठे हुए, अब मसला होता है ना मसला ये। तो हर बच्चा पढ़ रहा होता है, एक से एक पढ़ रहा होता है, नंबर नहीं आ रहे होते हैं, नंबर कम आ रहे होते हैं। वही कह रहे हैं, जहाँ पर घने जंगलात होते हैं वहीं पर हमें तंदुरुस्त लोग और वहीं पर हमें तंदुरुस्त दरख्त और स्ट्रॉन्ग दरख्त मिल सकते हैं, ट्रीज मिल सकते हैं, गुड टिम्बर्स मिल सकते हैं। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। और वो बातें करते हैं सितारों से, ऐसे लोग सितारों से बातें करते हैं, मतलब बहुत बुलंद होते हैं, बहुत बुलंद किरदार के मालिक होते हैं,
दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, तारों से बातें करते हैं। उस ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, जिनकी टूटी हुई टहनियाँ उनके ज़ख्म को दिखाती हैं। अच्छा, दो बातें समझना है इसमें। काउंसिल, जो काउंसिल मैंने लिखा बात करना, अब इस काउंसिल से एक वर्ड निकला है बच्चों, काउंसिलर, बातें करने वाला, दिलासा देने वाला, आपके साथ बातचीत करके आपको तसल्ली देने वाले काउंसिलर होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं आपकी, करियर काउंसिलर। काउंसिलर स्पेलिंग देख लो भाई। और एक होता है यूसी काउंसिल, यूनियन काउंसिल होता है ना एक, यूसी ऑफिस जो होता है, यूसी दफ्तर, उसके अंदर जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंसिलर। स्पेलिंग देख लो, डिफरेंस है। हमारे यहाँ बच्चे इस दोनों को एक ही वर्ड समझते हैं। ये काउंसिलर जो है ना, ये काउंसिल करता है, ये साइकेट्रिस्ट होता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, परेशानी में है, उसकी परेशानी को दूर करता है बात करके उससे। और ये काउंसिलर रोड बनाने का काम हो गया या जो भी और काम है वो ये काउंसिलर करता है। स्पेलिंग में ये काउंसिल से काउंसिलर और ये इस काउंसिल से काउंसिलर निकला है। बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चों को ना इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होता है, वो एक ही चीज़ समझते हैं। ये काउंसिलर अलग है, ये काउंसिलर अलग है। ये तो हर मोहल्ले में, हर इलाके में आपको ये काउंसिलर मिलेगा, लेकिन ये काउंसिलर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। इनके हॉस्पिटल्स वगैरह में या डिफरेंट इनके ऑफिस होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, जाकर इनसे बात करते हैं, डिप्रेशन होता है ना, पैसा बहुत होता है, डिप्रेशन ज़्यादा होती है, उस टेंशन के लिए वो बात करते हैं, भाई टेंशन कैसे रिलीज़ हो मेरा। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, काउंसलर के पास बैठ जाते हैं, वो बताता है आप ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, किस तरह से आपकी लाइफ बेटर हो सके, काउंसिल करते हैं। तो यहाँ काउंसिल मतलब है बात करना। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, और वो तारों के साथ बातें करते हैं। हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार, जिनकी टूटी हुई टहनियाँ उनके दाग को, उसके ज़ख्म को दिखाती हैं। ब्रोकन ब्रांचेस, टूटी हुई टहनियाँ, दिस इज़ अ मेटाफोर। मेटाफोर भी बताया था लास्ट क्लास में, डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। ब्रोकन ब्रांचेस से मुराद ये इंसान के ज़ख्म है, इंसान को जो चोटें लगी हैं, इंसान ने जो मुसीबतों का सामना किया, उसको ब्रोकन ब्रांचेस कह रहे हैं। अगर एक दरख्त है ना जो तंदुरुस्त खड़ा हुआ है, एक दरख्त है जो किसी जंगल में बिल्कुल तवाना खड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, अब तेज़ हवा चलती है, तूफान आती है, पूरा दरख्त तो नहीं गिरता लेकिन उसकी टहनियाँ टूटी हुई होती हैं, ब्रोकन ब्रांचेस होती हैं। उससे को देख कर पता लगता है कि इसने कितने ज़ख्म झेले हैं इस तूफ़ान की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से, और फिर पता लगता है इस वजह से आज ये खड़ा हुआ है। इतने सारे ज़ख्मों को झेल कर, इंसान भी ऐसा ही है, मुख्तलिफ ज़ख्म को झेलता है, ब्रोकन ब्रांचेस होती हैं, और वो इंसान क्या होता है फिर तंदुरुस्त तवाना बनता है। ऑफ मैनी वाइंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, और वो दाग झेलता है, ज़ख्म झेलता है बहुत हवाओं के, एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत कंपटीशन, बहुत मुकाबले लड़ता है। स्कूल में नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक फर्स्ट आने की लड़ाई, कंपटीशन, मैट्रिक के बाद अच्छा कॉलेज मिल जाए उसके लिए मैट्रिक में परसेंटेज अच्छा बनाने की कंपटीशन, इंटर में आप पढ़ रहे हैं अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए ताकि आपको एनडीडी में, डाव में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, उसके लिए कंपटीशन। कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हो तुम लोग अपनी ज़िंदगी में? ये सब कंपटीशन है, दीज आर स्ट्राइविंग्स, और यही आपको क्या करता है, मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। और जो नहीं लड़ रहा ना, जो कंफर्ट जोन के अंदर है, सर हमें तो करना ही कुछ नहीं, तो वो ज़िंदगी पैदा भी ऐसी होगा, मर भी ऐसी आएगा, वो उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और कौन जो कंपटीशन लड़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, वो आगे बढ़ेगा। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, और यही इस ज़िंदगी का कॉमन लॉ है, मुश्तरका कानून है। ये एक मुश्तरका कानून है जिसकी बुनियाद पर चीज़ों का फैसला होता है। अब ज़रा समझे इस चीज़ को। यहाँ जो लाइन में बात करें, हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, कि उनके जो टूटी हुई टहनियाँ हैं वो बताती है। तो उसको इंसान को इतना ज़ख्म लगता है ना, इंसान उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे किक पड़ता है इंसान को, इंसान गोल की तरफ जाता है। आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स वगैरह जो करते हैं, या जो कुछ लोग चाइनीज़ जापानीज़ में, वो बर्फ़ की सिलियाँ रखी होती हैं, वो बर्फ़ की सिलियाँ रखी, तख्ते कंक्रीट के ब्लॉक रखे होते हैं, एक हाथ मारते हैं और वो टूट जाते हैं, कभी कभार सर से तोड़ देते हैं उसको। आप सर मारेंगे सर फट जाएगा आपका, वो सर से वो पूरा पूरा मार्बल तोड़ दे रहे हैं। देखा है कभी ऐसा वीडियोस में? कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल? देखो एक चीज़ प्रैक्टिस तो है। अब असल में जब इंसान बार बार, अच्छा शुरू में ये पहले दिन से नहीं होता, जिस इंसान को ऐसा करना होता है ना कि वो तोड़ना चाहता है स्लेब को अपने हाथ से, हाथ मारकर, तो वो क्या करता है कि वो सालों तक 5-5, 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं। वो बिला वजह दिन भर बैठकर वो स्लेब के आगे ना वो हाथ मार रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से, चोट लग रही होती है, दर्द खा रहे होते हैं, लेकिन जब ये हड्डी हल्के से हड्डी टूट कर जब दोबारा जुड़ती है ना, ये तो मजबूत हो जाती है। जितना ज़्यादा इस हड्डी पे, इंसान की हड्डी पे चोट लगती है, हड्डी उतनी मजबूत होती है, साइंस कहती है। अब वो आपने देखा होगा प्रैक्टिस करने के लिए बार बार वो लात मार रहे होते पंचिंग बैग पर,
पंचिंग बैग को लाल बार लात मारो होते हाथ मारो ताकि उनके नकल्स, उनके लेग्स, उनके किक्स ये सब स्ट्रांग हो सकें। और फाइनली क्या करते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने हाथ से ब्लॉक को भी तोड़ देते हैं हाथ मार के, जो हम नहीं कर पाते हैं। ये ब्रोकन स्कार्स हैं, ये टूटी हुई हड्डियाँ हैं उनकी जो उनको मजबूत बनाती हैं, जैसे ब्रोकन ब्रांचेस मजबूत बनाते हैं। एक और इस्लामिक कॉन्सेप्ट से भी बता दूँ, एक देयर वाज अ कमांडर इन चीफ हुज नेम वाज खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ही वाज द ग्रेटेस्ट कमांडर एवर बॉर्न इन द वर्ल्ड। वाहिद दुनिया के सिपह सालार हैं जिन्होंने दुनिया के सारी जंगों को जीता है। कोई जंग ऐसी नहीं है दुनिया की जो उन्होंने हारा हो, हर जंग को जीता है। वाहिद कमांडर है दुनिया के जिन्होंने किसी जंग को हारा नहीं। यहाँ तक कि जिस जंग में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे उसमें भी वो जीते। जंग ओहद में, बैटल ऑफ ओहद में वो कुफ़ार के साथ थे खालिद बिन वलीद, उसमें भी जीत गए थे वो। मुसलमानों को एक ही जंग में शिकस्त हुई थी, आपको पता है, जंग ओहद में, वो भी हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से। इतने स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स होते थे उनके, स्ट्रेटजी बनाते थे जंग की कि मुसलमानों के साथ तो जीते ही जीते हैं, कुफ़ार की तरफ से भी जंग जीती हैं। वो बदर के 313 मुजाहिदीन, जो कि बदर में कैसा 313 ने 10,000 को शिकस्त दे दी थी, लेकिन ओहद के अंदर नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ खालिद बिन वलीद। वो अपोजिट टीम के पास वो मौजूद थे तो जीत गए सिर्फ एक बंदे की वजह से। तो ये खालिद बिन वलीद थे। बाद में जब मुसलमानों के पास आए तो अल्लाह ने बहुत काम लिया उनसे। जंग मौता लड़ा उन्होंने, जंग मौता में 9 तलवारें टूटी उनके हाथ से, 9 तलवारें टूटी जंग मौत में। 9 swords had been broken by his hand। लड़ते लड़ते एक तलवार टूटी दूसरी उठा लेते हैं, फिर दूसरी टूटी तीसरी उठा लेते हैं। 9 तलवारें टूटी, फिर मुसलमानों को फतेह हुई। अल्लाह ताला के नबी को जब ये पता लगा तो उन्होंने उनका नाम जो है वो सैफुल्लाह रखा, सॉर्ड ऑफ गॉड, सॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। कहा जाता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने सारी ज़िंदगी जंगों में गुजारी है। वो कहते हैं जब मैं मैदान जंग में होता हूँ इससे बेहतर मुझे और कोई जगह नहीं लगती है। मतलब मैदान जंग में रहना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे बनिस्बत कहीं और होने के। मैं अपने घर में रहने से बेहतर मैदान जंग में रहना पसंद करता हूँ। ऐसे शख्सियत थे, हर जंग में उतरते थे शहादत की आरज़ू लेकर कि आज शहीद हो जाएंगे। तो 100 से ज़्यादा जंगों में बैटल किया उन्होंने, 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी खालिद बिन वलीद ने। और उनकी बॉडी में 70 जगहों पर तीर और तलवार के निशान थे। उनकी बॉडी में एक बालिश का एरिया भी ऐसे नहीं था जहाँ पर आपको चोट के निशान ना मिले। ऊपर से नीचे तक, सर से लेकर पाँव तक 70 जगहों पर उन्होंने वार खाए थे, ज़रब खाए थे, किसके, एरोस के और सॉर्ड के, तलवारों के। उनकी बॉडी स्कार्स से, ज़ख्मों से भरी हुई थी, चेहरे पर भी एक निशान था कट का, उससे वो पहचाने जाते थे। तो क्रिश्चियन से ना ईसाई सलेबी कहते थे कि अगर सिपह सालार, अगर कोई लड़ने आ रहा है और सिपह सालार ऐसा बंदा है जिसके इस चेहरे पर कट का निशान है तो उससे लड़ना मत, वरना हार जाओगे। दुनिया ये बात कहती थी उस वक्त कि वो खालिद बिन वलीद से कोई लड़ नहीं सकता था, मतलब उनकी सिपह सालारी में कोई शिकस्त नहीं होती थी। वो शख्स थे। तो उनके जो इतने स्कार्स क्या, इतने ब्रोकन ब्रांचेस, मतलब उसी को कह रहे हैं ना, उनकी जो बॉडी में इतनी चोट खाई तो उससे वो मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, और हर जंग में जाते थे और जीत कर आते थे। चोट लगने की वजह से कमज़ोर नहीं हुआ इंसान और मजबूत बना। लेकिन अनलकीली अब बिस्तर पर हुआ, मैदान जंग में नहीं इंतकाल फरमाया। ये बड़ी अच्छी कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार जब वो इंतकाल फरमा रहे थे, बिस्तर मर्ग पर थे, मरने के करीब थे, तो उन्होंने अपने जो दोस्त थे सहाबी, उनसे कहा कि मैंने दुनिया में ज़िंदगी में इतनी जंगें लड़ी, हर जंग में मैं उतरता था इस आरज़ू लेकर, इस तमन्ना को लेकर कि मैं शहीद हो जाऊं, मुझे शहीद आ जाए, मुझे शहादत की मौत मिल जाए। हर जंग में मैं ये तमन्ना लेकर उतरता था कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा। ज़िंदगी गुजार दी मैंने जंगों में, लेकिन देखो मेरे साथ अजीब मजाक ऐसा है कि मेरी मौत जो आ रही है वो बिस्तर मर्ग पर आ रही है। अब मैं लड़ते हुए नहीं मर रहा, जो बंदे ने सारी ज़िंदगी गुजारी। तो उस सहाबी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खालिद, जब अल्लाह के नबी ने तेरा नाम रखा था सैफुल्लाह, द सॉर्ड ऑफ अल्लाह, उसका मतलब ये हुआ कि तुझे कभी कुफ़ार के हाथ से टूट नहीं सकता, कोई काफिर तुझे तोड़ नहीं सकता, तो मैदान जंग में कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की तलवार है। इसलिए अल्लाह ताला ने तुझे जो है वो मैदान जंग में मौत नहीं दी, बल्कि बिस्तर मर्ग पर मौत दी। वरना अगर ऐसा हो जाता कि तू शहीद हो जाता तो उसका मतलब क्या होता कि अल्लाह की तलवार टूट जाती, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुदा की तलवार कभी टूट नहीं सकती। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम। तो हमने तो सीखा है अपने इस चीज़ से कि जितना ज़्यादा ब्रोकन ब्रांचेस होते हैं, जितने ज़्यादा इंसान चोट खाता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स जो आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। रिज़ल्ट्स आते हैं 9 के, 10 के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के। हमेशा मैं परसेंटेजेस, आपको पता है, इमाम कॉलोनी कैंपस और अहमद चौक कैंपस के लगा रहा होता हूँ। गुलशन इकबाल कैंपस के हम नहीं लगाते हैं, मतलब इतने परसेंटेजेस नहीं होती हैं उसके अंदर।
क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन, आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं। आपने हर तरह की चीज़ों का सामना किया। हमारे स्टूडेंट ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल का सामना कर लेता है, ये चीज़ आपको मुश्किल बनाती है। तो गुड टिम्बर में यही मैसेज आपको दिया जा रहा था कि लाइफ ग्रोज व्हेन अ पर्सन कम्स आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ज़िंदगी तब बढ़ती है जब इंसान अपने आसाइश से बाहर निकलता है। हर इंसान चाहता है आसाइश में रहे, सब चाहता है एयर कंडीशनर ऑन हो, ठंडे में बैठे रहें, बिस्तर पे लेटे रहें, आराम करते रहें, बाहर ना निकलें, सोबतें ना झेलना पड़े, टेंशन्स ना लेनी पड़े, डिप्रेशन में ना आना पड़े, कोई परेशानी ना हो, कोई रंज ना हो, कभी गुर्बत ना आए, कोई परेशानी ना। हर इंसान ये चाहता है, लेकिन इनके अंदर कामयाबी नहीं है। दुनिया में जो इंसान कामयाब हुआ, तारीख की किताबें उठाएं, आपको मिलेगा वो सब कहीं ना कहीं परेशानियों को शिकार थे शुरू में, बाद में दुनिया के अमीर तरीन लोग बने, बड़े लोग बने, अजीम लोग बने। कभी भी बड़े फैमिली का कोई बंदा, अमीर घराने का कोई बंदा आज तक मिलियनर नहीं बन पाया, मल्टी मिलियनर। जितने भी बिलियनर्स आज दुनिया में हैं वो सब मिडिल क्लास से आए। अगर आप कहानियाँ पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इस्लाम हमारे इस चीज़ का दर्ज देता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोटें खाई ना, तब इस्लाम ज़्यादा बुलंद हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन तबलीग के लिए निकले, चोटें खाए ना, ताइफ में गए, ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, नबी पाक का जूता जो है वो खून से भर गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इस्लाम फैलना शुरू हो गया। तो इसी में राहत है। हम क्यों इससे भागते हैं? हमारे स्टूडेंट कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में आने ही नहीं चाहते, बोलते नहीं सर हम इसी में रहेंगे, हमें इस दायरे से बाहर ना निकालें, वी डोंट वांट टू गो आउट। तो जाहिर सी बात, आपकी ज़िंदगी फिर सक्सेस नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार लोगे लेकिन जी नहीं सकोगे। ज़िंदगी जीने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। गुजर तो सबकी जाती है। एक मज़ार के सामने मलंग बैठा हुआ है ना, उसकी ज़िंदगी भी गुजर ही रही है। गुजरना तो सबकी है, बट ज़िंदगी जीना एक मेन काम है। ज़िंदगी आप तब जीते हैं जब आप मुसाइब का सामना करते हैं। दिस इज़ द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, आपने एक पोम मैट्रिक में पढ़ी होगी, है ना। तो यूजेस ऑफ एडवर्सिटी पढ़ा है। फेयर इज द मैन्यूस्क्रिप्ट व्हेन द रीड इज क्लिप्ड, क्लियरर रन्स द मैसेज व्हेन देयर इज अ ट्रिमिंग ऑफ द पेन, डिमली बर्न्स द लैंटर्न बट व्हेन इट्स विक इट्स कट, परफेक्ट विल इट्स लस्टर बी थ्रू द विक्स डेफिशिएंसी। पढ़ा ये नज़म 8 लाइन की थी, मोरिश पोट्री। तो उसमें यही बात बताई गई थी ना कि इंसान पर जब मुश्किलें आती हैं तो इंसान उससे स्ट्रांग होता है, तंदुरुस्त होता है। क्लियर है? अच्छा, आप MCQs देख लेते हैं इसके। तो इट इज़ ऑन पेज नंबर 202। आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए करेक्ट। आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है, द पोम एक्सप्लेन्स टू अस दैट गुड क्वालिटीज ऑलवेज डेवलप इन हार्डशिप, ईज, आइडलनेस, इलनेस। हार्डशिप पता मुश्किलात, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि अच्छी क्वालिटीज़ तब आप में डेवलप होती हैं जब आप मुश्किलात का, हार्डशिप्स का शिकार होते हैं, तब आप में गुड क्वालिटीज़ आती हैं। सेकंड है, नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग मीन्स नेवर, कभी नहीं वो जंगल का बादशाह बनता। इसका क्या मतलब है? ही नेवर अक्वायर्ड अ प्रोमिनेंट पोजीशन, बी ऑप्शन। उसको कभी भी कोई प्रोमिनेंट पोजीशन, कोई आला उसको मकाम नहीं मिलता, प्रोमिनेंट पोजीशन उसको कभी नहीं मिलती। थर्ड है, बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, पॉइंट टुवर्ड्स डैश ह्यूमन बीइंग, जैसे जीता है वैसे ही मर जाता है। ऐसा कौन सा शख्स होगा जो एफर्टलेस होगा? बी ऑप्शन। जो कोई कोशिश ही नहीं करेगा, जो मुशक्कत ही नहीं करेगा। इन द पोम गुड टिम्बर द पोएट डिस्कसेस थीम्स ऑफ डैश। गुड टिम्बर पोम के अंदर पोएट कौन सा थीम डिस्कस कर रहे हैं? पहला है नेचर, वेल्थ एंड डिफीट। फितरत को तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, बट फितरत को कर रहे हैं वेल्थ एंड डिफीट। डिफीट, हार को, शिकस्त को नहीं कर रहे। बी है पावर, रिलेशनशिप एंड होप, ताकत, रिश्तों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सी है नेचर, स्ट्रगल एंड फुलफिलमेंट, कुदरत को, स्ट्रगल, जद्दोजहद को, फुलफिलमेंट, कामयाबी को, उसको कर रहे हैं डिस्कस। सी ऑप्शन। नेचर, नर्टर एंड केओस, अफरा तफरी होता है, उसको भी नहीं कर रहे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ, द पोम टीचेज अस दैट द पोएट पीपल रीच देयर ट्रू पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग डैश। शायर हमें यह सिखाना, यह नज़म हमें यह सिखाता है कि लोगों अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपनी सही ताकत का अंदाज़ा कब होता है? जब वो किस पर काबू पा लेते हैं? सी, डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात पर जब वो काबू पा लेते हैं, है ना। इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात पर जब वो काबू पा लेता है, ओवरकम कर लेता है, तो फिर इंसान में उसका ट्रू पोटेंशियल सामने आता है, सही ताकत उसके सामने आती है। सिक्स है, बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग मीन्स लिव्ड अ डैश लाइफ, लेकिन वो जीता है और मरता है गैर अहम चीज़ की तरह। स्क्रबी थिंग मतलब बताया था गैर अहम, अनइम्पॉर्टेंट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाय सन एंड कोल्ड एंड रेन एंड स्नो इज डैश लिटरेरी डिवाइस। तो क्या था ये? ऑक्सीमोरॉन है ये। ऑक्सीमोरॉन चूँकि दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे, बी ऑप्शन। आठवां है, ब्रोकन ब्रांचेज इन लास्ट स्टैंजा इज द एग्जाम्पल ऑफ।
ब्रोकन ब्रांचेस क्या हैं? टूटी हुई शाखें। इससे मुराद वो ज़ख़म है जो इंसान खा रहा है ज़िंदगी में मेहनत करते हुए। तो दैट इज़ मेटाफोर इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आगे सारे MCQs क्लियर है? कोई सवाल, एनी क्वेश्चन यू हैव? अच्छा, मैं इसके अंदर 1 मिनट और समझ लें। इसी के अंदर मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक्त क्लासरूम में बैठे हैं, जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जिसने भी आप मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे लेक्चर्स को देखा, किसी भी क्लास के अंदर देखा, किसने भी किया, या वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन सुनते हैं, उन्होंने मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब किया, उसको सुना और मुझे 100K तक पहुँचाया, मेरे लेक्चर्स को आपने पसंद किया, तो थैंक यू तमाम स्टूडेंट्स को। क्योंकि आप जाहिर सी एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होता, आप कोई यूट्यूबर आगे नहीं जाता। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू मैं कहूँगा सब।